Everyone, myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट वेस्पर सिद्धांत के नियम्स के बिंदुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और आज हम उन्हीं वेस्पर सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एमओटी थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले वेस्पर सिद्धांत के पांचों नियमों के बाद जो एग्जाम्पल्स थे और उन एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर शेप्स ऑफ फ्यू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की जो टेबल्स हैं उनके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल और आयन होता है, उसके सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की पेयर्स नंबर कितनी है और एबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है और इससे उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, देन उस मॉलिक्यूल और आयन की शेप क्या होगी। तो आप देखिए इस सारणी को ध्यान से। आप देखिए अगर आपका मॉलिक्यूल है बेरिलियम क्लोराइड तो इसके केंद्रीय परमाणु का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp और sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स युग्म की जो संख्या होगी वो होगी 2 और इसमें अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की कोई संख्या नहीं होगी और sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री एंड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होने के कारण जो इसकी शेप होगी जो इस अणु की वो होगी लाइनर या रेखीय। इसी प्रकार से आप CO2 का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देन बोरॉन ट्राइक्लोराइड का अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका केंद्रीय परमाणु का इसमें केंद्रीय परमाणु बोरॉन है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें अगर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखेंगे तो आपको 3 नजर आएगी। अबंदी कोई इलेक्ट्रॉन युग्म होता ही नहीं है बोरॉन में और sp2 संकरण होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। देन इसकी जो शेप 120 डिग्री के बिहाफ पे होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर या समतल त्रिकोणीय। इसी प्रकार से आप ये तो सारे के सारे अभी जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे उनमें आपको कोई भी अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं था। अब अगर आप बंदी और अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म का उदाहरण देखें तो आपकी शेप में किस प्रकार से डिस्टोर्शन होता है, किस प्रकार से उसकी आकृति विकृत होती है, जबकि उसका संकरण का प्रकार केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों के जैसा ही होता है, लेकिन अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उसके बॉन्ड एंगल को किस प्रकार से चेंज करते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको SnCl2 का उदाहरण देखिए, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है 2, बंदी 1 है तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के स्थान पर 118 डिग्री हो गया और इसकी जो शेप है वो भी बॉन्ड एंगल के आधार पर चेंज हो गई और ये कोणीय हो गई। इसी प्रकार से अगर आप अन्य उदाहरण, इतने सारे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं इस टेबल में, यहाँ पे NO2 प्लस का है, NO2 का है, NO2 माइनस का है, NO3 माइनस का है। इसी प्रकार से लास्ट तक देखें तो IF7 तक के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें आपके डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, डिफरेंट बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है एंड और इसी के साथ बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है या नहीं है, उसी के बिहार पर उनकी आकृति चेंज होती है और उसी के बिहार पर उसका बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो ये था आपका वेस्पर सिद्धांत के नियमों के आधार पर जो 5 उसके वेस्पर सिद्धांत जिन 5 नियमों के आधार पर बेस्ड है उन्हीं के आधार पर ये सारे एग्जाम्पल्स थे और उन एग्जाम्पल्स के बिहार पर किस प्रकार से आप किसी मॉलिक्यूल या आयन की आकृति और बॉन्ड एंगल को किस प्रकार से अपन देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो
इस टेबल के माध्यम से समझाया गया था। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अणुकक्षक सिद्धांत, या हम इसको शॉर्ट में कह देते हैं एमओटी, या इसको अगर फुल फॉर्म में कहें तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात ये आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। यह कोवेलेंट बॉन्ड के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और यह सिद्धांत होंड एंड मुलिकन नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, और इसको आणविक कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी कहते हैं। और इस सिद्धांत की खासियत यह है कि यह कई सहसंयोजक बंधों और अणुओं की व्याख्या सफलतापूर्वक करने में सक्षम है, जबकि बीबीटी थ्योरी के आधार पर यह संभव नहीं था। आप देखिए बीबीटी थ्योरी में ये लिमिटेशंस थी कि ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बावजूद भी उसका जो व्यवहार है वो अनुचुंबकीय व्यवहार आपको दिखाई देता है। वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये समझाया जा सकता है, तो वो समझाने में सक्षम नहीं थे, जबकि एमओटी थ्योरी के आधार पर इसको आसानी से समझाया जा सकता है। अब ये सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो एमओटी जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, परमाणु व अणु दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करता है। एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि परमाणु में अलग व्यवहार करे और अणु में अलग व्यवहार करे, वो दोनों में ही एक जैसा ही व्यवहार करता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहते हैं, जबकि उस परमाणु के एक नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं। अंतर इतना सा है कि जब वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो केवल उसी एटम के न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होंगे, जबकि एक मॉलिक्यूल में उपस्थित जितने भी आपके एटम्स हैं उन सभी एटम्स के न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से अट्रैक्ट होंगे। और ये अट्रैक्शन जो सभी एटम्स के न्यूक्लियस द्वारा लागू होती है, ये केवल उस एटम के आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस पर ही लागू होती है। अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन पर ये लागू नहीं होती है। अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन केवल अपने अपने न्यूक्लियस के कंट्रोल में ही रहते हैं या आकर्षण में ही रहते हैं। अब बात आती है कि अगर एक नाभिक से संबंध कक्षक एक केंद्रीय कक्षक है तो उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, और जब एक या एक से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उन्हें हम पॉलीसेंट्रिक वो होते हैं, क्योंकि एक से अधिक होंगे तो पॉलीसेंट्रिक होंगे, बहुकेंद्रित हो जाएंगे, और बहुकेंद्रित होने के कारण वे एक से अधिक नाभिकों से संबंध रखते हैं। अब बात आती है कि जो परमाणुीय कक्षकों का आपस में मिलकर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं उसमें कौन कौन से नियमों का पालन होता है। तो उसके लिए सबसे पहला नियम है कि सहयोग जो आपस में सहयोग करने वाले परमाणुीय कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की ऊर्जा बहुत अधिक है और दूसरे की ऊर्जा बहुत कम है, दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान ही होनी चाहिए। दूसरा इसका नियम है कि कक्षकों का एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी उतना ही अधिक मजबूत बॉन्ड बनेगा। लेकिन यह कब संभव है? जब परमाणु एक दूसरे के समीप हों और दोनों परमाणुओं के गोलीय वितरण फलन दूरी पर समान दूरी पर वो हों, गोलीय वितरण फलन। तीसरा इसका बिंदु है कि बंदी और अबंदी परमाणु कक्षक, जो बंदी और अबंदी परमाणु कक्षक होंगे उनको अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि दोनों परमाणु कक्षकों की सम्मति या असम्मति परिवर्तित रहेगी या परिवर्तित ही नहीं होगी। इसके अलावा आप देखें इसमें अन्य भी बिंदु हैं। अन्य बिंदुओं में है
अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वो उसकी आयनिक प्रकृति को भी दर्शाएगा। जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा और यह बंध सहसंयोजकता की सीमा को शो करेगा। इसके अलावा है कि जो आणविक कक्षक होंगे, आणविक कक्षक क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का पाउली और हुंड के नियमों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में ही भरे जाएंगे। तो ये आपके इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर ये इन परमाणु कक्षकों का आणविक कक्षकों में किस प्रकार से सहयोग होता है ये दर्शाया जा सकता है। अब आप नेक्स्ट बिंदु देखेंगे। नेक्स्ट बिंदु है आपका अणु कक्षकों के प्रकार। अणु कक्षकों के प्रकार किस प्रकार से डिसाइड होते हैं? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका बंदी अणु कक्षक या बॉन्डिंग एमओ। दूसरा है आपका अबंदी यानी कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और तीसरा है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जैसा कि इनके नाम से ही आपको ये पता चल रहा है, बंदी मतलब बॉन्ड वो बनाएगा, बॉन्डिंग। अबंदी यानी नॉन बॉन्डिंग, वो कोई भी किसी भी प्रकार का बंध नहीं बनाएगा। और तीसरा है विपरीत बंदी या एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब है कि वो एंटी बॉन्डिंग ही बनाएगा। अब बात आती है इनका हम विस्तार से अगर अध्ययन करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या है बॉन्डिंग में कि जब ये अणु कक्षक बनते हैं तो इनकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले सभी कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। किसमें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग से पूर्व एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है और उससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो और अधिक स्टेबल हो जाएगा। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन एक से अधिक न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इस अट्रैक्शन के कारण इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एक से अधिक नाभिक के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। और इस स्थितिज ऊर्जा कम होने से पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। अब चूंकि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा घट जाती है तो वो क्या करने लगेंगे, वो बंध बनाने लगेंगे, और बंध बनाने लगेंगे तो इन कक्षकों को हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए इसका जो नाम है वो है बंदी अणु कक्षक। दूसरा टाइप है आपका अबंदी अणु कक्षक या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नॉन बॉन्डिंग मतलब ये अबंदी हैं, ये कोई बंध नहीं बनाते। इन कक्षकों की जो ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों की जितनी ही रहती है, ना तो कम होती है और ना अधिक रहती है। जितने वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं उतनी इनकी अणु कक्षक के अंदर होती है, और इससे तंत्र के स्थायित्व और अस्थायित्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कक्षक ना तो बंध बनाने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं और ना ही प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होगा, जब ये किसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करते ही नहीं है तो ये किसी प्रकार के बंध में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अबंधी अणु कक्षक कहते हैं। तीसरा है आपका विपरीत बंदी अणु कक्षक। विपरीत बंदी अणु कक्षक में क्या होता है कि इन अणु कक्षकों की जो ऊर्जा है वो ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले ऑर्बिटल से अधिक होती है। जब इनकी ऊर्जा अधिक होगी तो क्या होगा कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम
अनस्टेबल हो जाएगा, और जब अनस्टेबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आने से बॉन्डिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण इन कक्षकों को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। अब अगर आप उदाहरण के माध्यम से देखें तो माना कि एक ए परमाणु है, ये आपका कोई ए परमाणु है, और इसके पास दो परमाणुए कक्षक हैं, ये दो परमाणुए कक्षक हैं, और दूसरा आपका बी एक परमाणुए कक्षक से ये ए परमाणुए कक्षक सहयोग कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि ए के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बी के एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में सहयोग करके तीन परमाणुए कक्षकों का निर्माण करेंगे, और एक बंदी अणु कक्षक और दूसरा अबंदी अणु कक्षक और तीसरा विपरीत बंदी अणु कक्षक का निर्माण होगा। चूंकि हम जानते हैं कि जो विपरीत एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जनरली हम उसको एक स्टार के द्वारा शो करते हैं। अब हम इसको ये माने कि ए के दोनों कक्षकों के पास, ये ए इसके ये दोनों कक्षक हैं, इसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और बी के एक कक्षक के पास एक पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो पाउली नियम के अनुसार क्या होगा, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद अबंदी में सबसे पहले किस में आएंगे, पाउली के नियम के अनुसार पहले बॉन्डिंग में, फिर नॉन बॉन्डिंग में, और सबसे लास्ट में एंटी बॉन्डिंग में। तो क्या होगा, इस स्थिति में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो तो बी के पास हैं और एक एक ए के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और अब क्या होगा कि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को जब हम भरेंगे तो दो तो आपके बॉन्डिंग में चले जाएंगे, दो नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग आपका वैकेंट रहेगा। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर परमाणु कक्षकों के सहयोग से इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है उसको MOT के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।